नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, आइए दोस्तों समझते हैं पहले प्रश्न को। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका के गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आप एक अगर शिक्षिका हैं तो उस शिक्षिका होने के नाते आप क्या करेंगे जो बच्चे घर पर जाकर के कुछ काम करते हैं? ऑप्शन ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। ऑप्शन बी, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ऑप्शन सी, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य का पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। ऑप्शन डी, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो दोस्तों दंड देना बिल्कुल नेगेटिव बात होती है। दोस्तों ट्यूशन नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि ट्यूशन को मनाही की गई है स्कूल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षिका को गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम यानी कि लर्निंग को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। ऐसा काम अध्यापकों को देना चाहिए जो बच्चों के घरेलू जीवन से उसको ऐड करता हो, जोड़ता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रभावी कक्षा में और ऑप्शन फिर दिए हुए। ऑप्शन ए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण यानी कि दोस्तों प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रटना या कह सकते हैं याद करना, योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा आंसर क्योंकि इसमें रटने को बल दिया गया है। ऑप्शन सी, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक रूप से दंड का प्रयोग करते हैं। ये भी दोस्तों आंसर नहीं हो सकता है आपका। ऑप्शन डी, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो दोस्तों एक प्रभावी कक्षा जब होगी जब एक बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। शिक्षक केवल हेल्पर के रूप में काम करता है। दोस्तों क्या करता है? शिक्षक केवल हेल्पर के रूप में काम करता है, सहयोग देने के लिए काम करता है और बच्चे अपने जो समस्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना यानी कि दोस्तों क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कोई भी आप चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं और वह बच्चे से संबंधित नहीं है, बच्चे ने उसके बारे में भी समझा नहीं है, देखा नहीं है, तो ये प्रस्तुत करना, ये चीज़ अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो ये क्या करेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन बी, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक यानी कि जो उनकी पहले से विचार हैं, जो भी उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनकी समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। दोस्तों अभी बच्चे ने उसके बारे में देखा नहीं है, अभी बच्चे ने उसके बारे में समझा नहीं है, तो अगर आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को क्या कर लगेगा? वो कठिन लगेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ये दोस्तों प्रश्न क्या दर्शाना चाहता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? ऑप्शन बी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका बी इज द राइट आंसर होगा। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? दोस्तों क्या कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए हमें जब हम क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें जीन पियाजे महोदय, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदीगामक पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है और वहीं मूल संक्रियात्मक अवस्था इनकी तीसरी अवस्था है और चौथी दोस्तों क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों
जब बच्चा संवेदी गामक में होता है तो वह 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है, 2 से, अगर हम बात करें 3 से, तो दोस्तों हो जाएगा बच्चा पूर्व संक्रात्मक अवस्था में 3 वर्ष से लेकर के अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहा है और कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो दोस्तों बता दें आपको, जीन पियाजे महोदय ने अपने विकास में 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इन्होंने 4 अवस्थाएं का वर्णन किया है। पहली जो अवस्था है 0 से 2, 0 से 2 वर्ष दोस्तों यह है संवेदी गामक अवस्था। वहीं 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की बात करें तो दोस्तों पूर्व संक्रात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष मूर्त, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रात्मक अवस्था, और 11 से बाद जो दोस्तों आती है वो औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। जब बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास होता है वह अवस्था होती है दोस्तों औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, यानी कि 11 के बाद बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उनके बारे में बच्चा क्या करता है, सोच सकता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। दोस्तों क्या कह रहा है, समझ लेते हैं इसको पहले थोड़ा सा, कि बच्चा कह रहा है कि आप यह मेरे लिए करें तब मैं आपके लिए करूंगा। यानी कि दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे आपने दोस्तों बच्चे से 1 गिलास पानी मांगा, एक बच्चे से, छोटा बच्चा है और उससे आपने 1 गिलास पानी मांगा। अब बच्चा कह रहा है कि यदि आप मुझे 1 रुपए का नोट देंगे तो मैं आपको पानी ला के दूंगा, यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आपको पानी नहीं ला के देते। ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों कोहल वर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहल वर्ग के अनुसार आप किस अवस्था में यह बच्चा है। तो दोस्तों ये क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। दोस्तों सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण क्या है, टिट फॉर टैट का। यदि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा। दोस्तों प्रगतिवादी शिक्षा की बात कर रहे हैं और प्रगतिवादी शिक्षा में बाद में आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन के अनुसार कि क्या है। तो दोस्तों प्रगतिवादी शिक्षा क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। दोस्तों समस्या समाधान, कोई भी समस्या उसके समाधान पर, और आलोचनात्मक चिंतन होता है दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वह क्या उसके पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, उन दोनों को ध्यान में रखता है। आलोचनात्मक चिंतन उससे कहते हैं जब बच्चा उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों दोनों को समझने लगता है, उससे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। यही क्या है, प्रगतिवादी शिक्षा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं अपनी भाषा में, कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों, बहुत सारे मुद्दे हैं, विमर्श हैं, विचार विमर्श करने के लिए बच्चे को आप क्या करते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह अपनी अभिव्यक्ति दे उस पर, कि बच्चा अपने राय दे किसी मुद्दे पर। तो ऐसा अगर आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं। ए ऑप्शन, बच्चों का मानकीकरण आकलन करना चाहते हैं। ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन, और ऑप्शन डी, जानकारी का पुनः स्मरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, इसको हम क्या करने हैं, बढ़ाना चाहते हैं। एक बालक है जिसमें हम उसकी व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो हम बच्चे की आलोचनात्मक चिंतन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम, क्या कहा दोस्तों, विकास यानी डेवलपमेंट, अधिगम यानी लर्निंग, विकास और डेवलपमेंट, विकास और लर्निंग के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अधिगम और विकास जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। एक जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिगम बच्चा करता जाता है, ये एक दूसरे से बहुत ही अंतः संबंधित हैं, जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं।
ऑप्शन ए विकास संशोधनीय होता है, बिल्कुल हम विकास का संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शन बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। दोस्तों केवल ऐसा नहीं है, विकास केवल संस्कृति और शासित से निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। यस दोस्तों, आइए बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है? दोस्तों वह कक्षा जिसमें हम बालक की जरूरतों को ध्यान में रख के हम उस कक्षा का संचालन करते हैं, वही क्या कहलाती है दोस्तों? बाल केंद्रित कक्षा कहलाती है। आइए दोस्तों हम समझते हैं बाल केंद्रित कक्षा में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको चूज करना है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सिखाने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंड पर आकलन करना। नहीं दोस्तों, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं ज्ञान समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक क्या करेगा? केवल मार्गदर्शन करेगा, शिक्षार्थी स्वयं क्या करेंगे? समझ का निर्माण करेंगे। दोस्तों जैसा कि जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे अपनी समझ का निर्माण खुद कर लेते हैं, केवल टीचर उसको हेल्प के रूप में चाहिए होता है, हेल्पर के रूप में चाहिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धि का क्वेश्चन है दोस्तों। अब बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे उचित आपको क्वेश्चन देखना है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों केवल जो वर्ड होता है वह नेगेटिव वर्ड होता है, वो आंसर आपका कट हो जाएगा। आइए बी क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, ऐसा भी दोस्तों नहीं है। ऑप्शन बी सी, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, केवल विद्यालय में, नहीं तो ऐसा नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे लिंग यानी जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। दोस्तों लिंग पक्षपात या जेंडर पक्षपात जिसे कहते हैं, तो किसकी ओर संकेत करता है? तो दोस्तों आपको बता दें इसमें कि जो जेंडर पक्षपात होता है क्या है कि जब हम किसी एक ग्रुप या दोस्तों हम किसी एक जाति, क्या दोस्तों हम एक जाति या किसी एक ग्रुप विशेष की ओर झुकाव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? जेंडर पक्षपात कहलाता है। जैसे दोस्तों यदि हम लड़कों और लड़कियों की अगर बात करें तो हम लड़कों को अधिक वैल्यू देने लगते हैं, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात कहलाता है। या लड़कियों को किसी एक श्रेणी में हम आगे मान लेते हैं, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात कहलाता है। तो जेंडर पक्षपात की ओर संकेत क्या करता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक जो भी अवृत्तियां हैं के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। जब हम लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करते हैं उनको, तो ये क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे दोस्तों इसको। आइए यस दोस्तों, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में, क्या दोस्तों कहा कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राथमिक सीढ़ी यानी कि अभी प्राथमिक कक्षा के ही हैं, मतलब बड़े तो हो गए लेकिन अभी वो उन्हें प्राथमिक कक्षा का भी नहीं आता, के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है कि आप उसमें क्या करेंगे? ऐसा बच्चे जो उच्च प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं और ऐसे बच्चे उच्च प्राथमिक में आ रहे हैं जो अभी उन्हें प्राथमिक का भी ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको दोस्तों बताना है इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कक्षा गतिविधि के समय जब कक्षा संचालित हो रही होगी और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग देंगे और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो भी आपसे हो सकेगा वो सहायता देंगे और उनकी बुनियादी यानी कि जो बुनियादी यानी दोस्तों क्या होता है? जो बेसिक जरूरत है उसको हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे, ताकि वह अपने क्वेश्चंस को जो भी उनके समस्याएं हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। यस दोस्तों, यस, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, आवृत्ति, अन्य बातें में बहुत अंतर होता है। आपने देखा होगा दोस्तों 5 साल का बालक है तो 5 साल के आप 4-5 बालक इकट्ठा करें तो उनमें बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा आकार, योग्यता, स्वभाव, रुचि में। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों के आकलन के लिए नियमांक, मानक
स्थापित करना। ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सुटेबल आंसर होने वाला है। प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं, जो भी उनकी क्षमताएं हैं, जिस प्रकार से वो रुचि, जिस चीज़ों में रुचि ले सकते हैं, वो रुचि उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको क्या हो, विकास करने का अवसर मिले। डी इज द राइट आंसर होगा इसका दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होंगी।